Yes, students, very good morning to all of you to the very first lecture of 11th standard. आपकी बैच बहुत स्पेशल बैच है जिनका इतने जल्दी 11th standard is starting and that also in a very new way. आपके बैच में we are having complete online mode में ही start कर रहे हैं. Let us hope कि हम face to face मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे, कोविड खत्म होते ही. अच्छा, वॉइस क्लियर नहीं है कि कम वॉइस है स्टूडेंट्स? जस्ट अ मिनट. अच्छा, कम वॉइस आ रहा है ना? ठीक है, एक मिनट. यस यस, वी विल हैव अ चेकअप ऑफ द वॉइस. लेट मी ब्रिंग द व्हाइट बोर्ड स्क्रीन ऑल्सो फर्स्ट एंड देन वी विल ऑल्सो चेक अबाउट द वॉइस. हम दो तरीके से लॉग इन हो गए स्टूडेंट्स. मेरी तरफ से, आपकी तरफ से एक ही लॉग इन रहेगा. ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू लॉग इन विथ वन आईडी. आई विल हैव द लॉग इन विथ टू आईडीज. वन विल बी फॉर स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड जिस पे लिखेंगे, and another will be for you can see my face and you can hear my voice. Yes. Can you all see the white screen now, students? Yes, good morning. Can you all see the white screen? Okay. Okay. Let us also have a poll for अब आपको आवाज कितने अच्छे से आ रही है. मेरी जो आवाज है, वॉइस, वो अच्छे से आ रही है कि नहीं, आपको बताना है स्टूडेंट्स. एक पोल आएगा, ऑप्शंस आएंगे कि आवाज क्लियर है, ब्रेक हो रही है, बहुत क्लियर है कि कम क्लियर है, जो भी ना. 5 ऑप्शंस यू आर गोइंग टू हैव. जस्ट सबमिट इट. आपको 5 में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करके मुझे बताना है कि आवाज कितनी क्लियर है. बिल्कुल नहीं रही है, नो साउंड, कि इज इट ओके, इज इट क्लियर, इज इट वेरी क्लियर, क्या है आपको बताना है. यस स्टूडेंट्स, रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू. तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए आवाज क्लियर है. कुछ 3 स्टूडेंट्स के लिए ब्रेक हो रहा है. 3 स्टूडेंट्स आर सेइंग कि सर आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है. दिस कैन बी ड्यू टू द इंटरनेट कनेक्शन स्टूडेंट्स ऑन योर साइड ऑल्सो. हो सकता है नेट है, कोई परफेक्ट चीज नहीं है, इट कैन स्लो डाउन समटाइम्स. तो मेरी तरफ से भी ऐसा हो गया तो सभी को आवाज नहीं आएगी. अगर मेरी से नेट कनेक्शन में अगर कुछ भी लो होता है तो शायद सभी को आवाज आना कम हो जाएगी. तब आप मुझे बताओगे, राइट? टाइप करके बता सकते हैं, जैसे अभी बता रहे थे कि सर नो वॉइस. ठीक है. एंड अदरवाइज में से एक या दो, 3 लोगों को ही वॉइस का प्रॉब्लम जा रहा है, इसका मतलब आपकी तरफ से इंटरनेट कनेक्शन का इशू हो रहा है. तो आपको कनेक्शन रिफ्रेश करना पड़ेगा. ठीक है. यू वुड हैव टू रिफ्रेश द कनेक्शन. यस, somebody has raised the hand. कल्पेश शिवाजी खांडेकर. तो आप लोगों को स्पीक करने के लिए भी अलाउ करने का कंट्रोल मेरे पास है, सो आई एम जस्ट मेकिंग इट ऑन. ठीक है. आप अगर आवाज से आपकी ट्रांसमिशन अगर पॉसिबल है अगर आपके साइड से, तो आप वो भी कर सकते हो. आई हैव अनम्यूटेड ऑल ऑफ यू. आप लोगों को म्यूट रहता है बाय डिफॉल्ट, मैंने आपको अनम्यूट किया है अभी. तो कल्पेश खांडेकर, यू रेज द हैंड. कोई गलती से टाइप किया आपने कि कुछ आपको पूछना है, तुला काही विचारायचं असेल तर विचारू शकतो बेटा. एनी वन ऑफ यू, काही पण फीडबॅक तुम्हाला द्यायचा असेल, बोलायचं असेल, सो यू आर फ्री. ठीक है. आप लिख के भी बता सकते हो और आप डायरेक्ट भी.
ठीक है, ठीक है, आज फर्स्ट डे है स्टूडेंट, सो वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट टू मच ऑफ अ सब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन एक और क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी मेरा वीडियो आपको आना जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है, मेरा फेस देखना आप लोगों को जरूरी नहीं है, ना ही आप सबका फेस देखना यहाँ पे मुझे जरूरी होगा ऑन द ऑनलाइन मोड, वो जरूरी नहीं होगा। यस, बट कम्युनिकेशन कम से कम ऑडियो से या तो आप टाइप करके इतना होना चाहिए, ठीक है। यस, तो मैं मेरा वीडियो भी ऑफ कर दूंगा कुछ देर में स्टूडेंट्स, ठीक है, या तो ऐसा साइड में रहेगा, तो साइड में रहेगा तो आपको मेरा वीडियो आना जरूरी नहीं है, मैंने मेरा वीडियो ऑफ किया। अभी एक क्वेश्चन आएगा आपके सामने, ठीक है। ऑल ऑफ यू कैन सी द क्वेश्चन, उसके 4 ऑप्शंस आएंगे एंड देन अगेन पोल स्टार्ट होगा, 1 मिनट का पोल रहेगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस। It may sound funny, it's an easy question, but yes, it will come with the poll. So let us see how many of you answer it correct. Your poll time of A, B, C, D option selection starts now. Yes, I have given little longer time. If anybody wants, तो पूरे 60 सेकेंड का टाइम था. Now I think it is over, and we see that maximum answer is C, A also, and C also. Come on. Now A is also answered by many students. D option 4 लोगों ने टिक किया है. A option 20 students have ticked, and C option 69 students have ticked. Okay, let us write down the count here. Let us write down the count with a different color. ठीक है, यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स को लगता है कि साइंस मीन्स टू एंजॉय, राइट। 69 स्टूडेंट्स को लगता है साइंस मीन्स टू नो, एंड 4 स्टूडेंट्स वांट think that science means to play. Yes, answer is students to know. I am happy to say majority of the students have got the correct answer.
ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि साइंस में देर इज नथिंग अबाउट हैप्पीनेस और एंजॉयमेंट, और देर आर नो प्लेज रिलेटेड टू साइंस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स। साइंस इज एब्सोल्युटली ऑल दीज थिंग्स आर कनेक्टेड टू साइंस, बट यहाँ पे पूछा था मीनिंग ऑफ द साइंस क्या है। तो एग्जैक्टली exactly ये जो साइंस वर्ड का जो रूट है, दैट रेफर्स टू नो। ओके, दैट रेफर्स टू नो। तो फिर ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अच्छा स्टुडंट, सगळ्यांना हे कळतंय ना, जर मी हिंदीत बोलत आहे तर कळत आहे की तुम्हाला मी मराठीत जास्त बेटर कळेल की काय? एक त्याचा पण आपल्याला पोल घ्यावा लागेल. लेट अस हॅव वन पोल ऑफ दॅट ऑल्सो. ठीक आहे, याच्यामध्ये मी एक लँग्वेज अशी सांगणार आहे. फॉर एक्झाम्पल, somebody wants कि सर आप हिंदी में भी बोलिए and you speak in English also, then you let us call that language as English language, right? ऐसा मिक्सचर आजकल बहुत पॉपुलर है कि इंग्लिश में बात करेंगे सर तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा मिक्सचर, थोड़ा हम हिंदी भी समझ लेंगे एंड लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश ऑल्सो वी विल लर्न, राइट? सो दैट थिंग इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग मेनी टाइम्स. ओके, सो लैंग्वेज में आपको इंग्लिश ऑप्शन है, एक मिंग्लिश ऑप्शन रहेगा, कारण की मराठी पण इथे बऱ्याच लोकांना कळते, तर बऱ्याच लोकांना वाटतं की सर तुम्ही राष्ट्रभाषा नका वापरू, आपल्या महाराष्ट्राचीच भाषा वापरा. ओके, तर इथे मराठी पण आपण बोलू शकूया. तर मिंग्लिश विल बी वन ऑप्शन. प्योरली इंग्लिश, इफ somebody wants, नो नो सर आई वांट प्योर इंग्लिश, ओके, सो दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन. और किसी को लगता है कि सर प्योर हिंदी में ही बात कीजिए, हमें इंग्लिश भी नहीं चाहिए. ठीक है, तो आपका ओपिनियन पहले आप देखते हैं, फिर मैं मेरा डिसीजन बताऊंगा. ओके, पोल इज कमिंग. सेकेंड ऑप्शन अभी टॉप पे चल रहा है, मिंग्लिश वाला ऑप्शन इज रनिंग ऑन टॉप. ओके, पोल टाइम इज ओवर. 30 seconds for the poll. And it's a very close competition between Minglish and English both. Oh my God. It's a very close competition, very very close competition. तो ए और बी ऑप्शन हम दोनों को जीत गए ऐसा बोल सकते हैं. दोन्ही ऑप्शन त्यातल्या त्यात मिंग्लिश इज बेटर. सो स्टूडेंट्स, माय डिसिजन इज, लेट्स रिस्पेक्ट द मेजॉरिटी एज वेल एज द सेकंड क्लोज टू मेजॉरिटी. तर आपण तिन्ही भाषांचा प्रयोग करूया मिक्स्ड मध्ये. ठीक आहे, तिन्ही भाषांचा प्रयोग करूया. लेट अस हॅव इट समथिंग लाईक मिहिंग्लिश. ओके, आपण थोडस मिहिंग्लिश मध्ये बोलूया. दॅट मीन्स लेट अस मिक्स्ड ऑल थ्री लँग्वेजेस. लेट अस मिक्स्ड ऑल थ्री लँग्वेजेस. तर अपन मधात मराठीतही बोलूया. अच्छा, ऐसा कोई नहीं है ना जिसको मराठी समझ ही नहीं आती? ऐसा कोई है तो यस टाइप करो, आप चैट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हो. अगर ऐसा कोई भी, क्योंकि इसमें पोल लेने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसे कोई स्टूडेंट्स है जिनको मराठी सर समझ ही नहीं आती है, मुझे आप मराठी में बात करेंगे तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आएगा, ऐसे कोई स्टूडेंट्स है तो प्लीज टाइप कीजिए स्टूडेंट्स. नाही ना, चलो ठीक आहे. ठीक आहे, तो मराठी मध्ये मी बोललो तरी सगळ्यांना कळणार आहे, हिंदीतही कळणार आहे आणि इंग्लिश पण आपण मिक्स्ड करणार आहोत. ओके, बिफोर आय कंटिन्यू की सायन्स बद्दल आपण काय आज चर्चा करणार आहोत आणि आपल्या विषयावरती फिजिक्स वरती कसं येणार आहोत, त्याच्या आधी स्टुडंट्स तुम्ही मला हे सांगाल का की विच स्ट्रीम आर यू गोइंग टू चूज. तुमच्यापैकी काही जण असणार आहेत प्युअरली इंजिनिअरिंग कडे, काही जण असणार आहेत प्युअरली मेडिकल कडे, आणि काही जणांचं कदाचित अजूनपर्यंत डिसाइडेड नसेल, अजूनपर्यंत क्लिअर डिसिजन नसेल. आय बिलीव्ह असे स्टुडंट्स कमी असतील, बट होऊ शकतं. ठीक आहे, सो लेट अस हॅव दिस पोल ऑल्सो क्विकली. विच स्ट्रीम आर यू गोइंग टू चूज. स्ट्रीम म्हणजे कोणती शाखा, कोणती ब्रांच तुम्ही चूज करणार आहात. ओके,
what is your stream, or let us say what is your dream. Either is okay. Your stream must be your dream. ओके, चला, आय एम हॅपी टू सी की जवळपास सगळ्यांचं डिसाइडेड आहे. नॉट डिसाइडेड हे खूप कमी जणांचं आहे. ठीक आहे, त्यांनी थोडंसं पर्सनली गायडन्स तुम्ही ऍडमिशन प्रोसेस करताना जसं केलं सरांशी लोकांशी मिळून, यू कॅन दे कॅन हेल्प यू डिसाइड. निलेश सर, देशपांडे सर अँड मेनी अदर मेन ऍडमिनिस्ट्रेशन मॅनेजमेंटचे जे टीचर्स आहेत त्यांच्याकडून तुम्ही थोडंसं गायडन्स घेऊ शकता. सध्याच्या काउंटनुसार वी हॅव अराउंड 40 स्टुडंट्स ऑफ मेडिकल अँड अराउंड 50+ स्टुडंट्स ऑफ इंजिनिअरिंग. म्हणजे it's a good balance of engineering and medical students. All of you will agree students की जरी मला इंजिनिअरिंग करायचं असेल तरी I need to know so many things. For medical also I need to know so many things. So science is a basis for both the applications. I'm coming to next page students. Science मध्ये एका दृष्टीने जर डिव्हिजन आपण केलं तर देर इज व्हॉट इज कॉल्ड एज प्युअर सायन्सेस स्टुडंट्स. देर इज व्हॉट इज कॉल्ड एज and then there is what is called as applied sciences. अप्लाइड म्हणजे कळतं स्टुडंट्स ऍप्लिकेशन. ऍप्लिकेशन म्हणजे त्याचा काहीतरी यूज होणार आहे ना. ऍप्लिकेशन ऍप्स असतात. सो व्हॉट इज द यूज ना, व्हॉट इज द यूज ऑफ दॅट सायन्स. ठीक आहे. जेव्हा प्युअर सायन्सेस आपण म्हणतो त्या प्युअर मध्ये आपण हे विचार करत नाही की याचा काय यूज होणार आहे. लाईक जनरली प्युअर मॅथमॅटिक्स स्टडी करणारे लोक काय करतात, ते जस्ट मॅथ्सचे नवीन नवीन ब्रांचेस उघडतात. दे विल स्टडी अल्जेब्रा, दे विल स्टडी अरिथमॅटिक, दे विल स्टडी geometry, they will study coordinate geometry, they study trigonometry, they study many other branches of mathematics. पण याचा काही डायरेक्टली यूज होणार आहे का रिअल लाईफ मध्ये? दे डोंट वरी. रिअल लाईफ यूज बद्दल नो वरी, नो फोकस ऑन रिअल लाईफ यूज. ठीक आहे. प्युअर म्हणजे ते फक्त तो विषय घडवतात आहे आणि ते विचार करतात आहे की या जगात गोष्टी कशा चालतात आहे ना, आणि त्याच्यासाठी ते नवीन नवीन थिअरीज काढतील, त्याची स्टडी करतील. पण त्याचा काही तुमच्या तब्येतीसाठी डायरेक्ट उपयोग होणार आहे का? नाही. त्याचा काही तुमच्या टेक्नॉलॉजीसाठी डायरेक्ट उपयोग होणार आहे का? नाही. डायरेक्ट उपयोग होणार नाही. ते प्युअर सायंटिस्ट त्याच्याबद्दल विचार करणार नाही. अप्लाइड सायंटिस्ट विचार करतील की अरे मला याचा यूज काही ब्रिज बनवायला होणार आहे का, मला याचा यूज काही रिव्हरवर डॅम बनवायला होणार आहे का, मला याचा यूज काहीतरी कार बनवायला होणार आहे का, एरोप्लेन बनवायला होणार आहे का, काही सुखसुविधा साठी होणार आहे का, काही कॉम्प्युटर बनवायला होणार आहे का, काही टेक्नॉलॉजीसाठी होणार आहे का, काही मेडिकल यूज त्याचा होणार आहे का. सो दिस इज कॉल्ड एज ऑल ऍप्लिकेशन्स. तर तुम्ही लोक ऍप्लिकेशन्स वर येतात आहात. बट यु नो ऑल द ऍप्लिकेशन्स आर बेस्ड ऑन प्युअर सायन्सेस. ऑल द ऍप्लिकेशन्स आर बेस्ड ऑन प्युअर सायन्सेस ओनली. कारण जगाचे जे नियम आहेत ते तर सेमच राहतीलच स्टुडंट्स. तुम्ही इंजिनिअरिंग करा किंवा मेडिकल करा, जगातले जे नियम आहेत ते सेम राहतील. त्याच्यामुळे आपल्याला बरेचसे सब्जेक्ट्स इथे कॉमन आहेत. हे सगळ्यांना माहिती असणार आहे की इंजिनिअरिंग आणि मेडिकल याच्यामध्ये जे मेन विषय आहे त्याच्यामध्ये देर इज मेन सब्जेक्ट इन इंजिनिअरिंग टर्म्स मॅथमॅटिक्स अँड मेन सब्जेक्ट इन मेडिकल टर्म्स बायोलॉजी. But there are two subjects which are very much common in both the streams because they are needed in both the streams. त्याचा जो पाया आहे, इंजिनिअरिंगचा पाया हा बऱ्यापैकी फिजिक्स वरती आहे, मेडिकलचा पण फिजिक्स वरती आहे, इंजिनिअरिंगचा केमिस्ट्री वरती आहे, मेडिकलचा पण केमिस्ट्री वरती आहे.
बायोलॉजी मध्ये ब्रांचेस आहेत. यू नो देर इज अ बॉटनी, plants baddal study, and there is a zoology, animal study. Mathematics also has so many branches. Mathematics has so many branches. ज्यातल्या फॉर एक्झाम्पल काही अल्जेब्रा, जॉमेट्री तुम्ही शिकला आहात. ओके, you have already studied that. A little bit of statistics also you have studied. There is a completely new branch called as calculus, which you are going to study in 11th 12th standard. तर mathematics मध्ये पण बऱ्याचशा ब्रांचेस तुम्ही स्टडी करताय. ओके, पण हा सब्जेक्ट जिथे आपण आज स्टार्ट करतोय दॅट इज कॉमन टू बोथ द स्ट्रीम्स, म्हणून आपण सध्या एकत्र आहोत. पुढचं लेक्चर होईल तर मॅथमॅटिक्सचं लेक्चरचं टायमिंग सेपरेट आहे स्टुडंट्स, बायोलॉजी लेक्चरचं टायमिंग सेपरेट आहे. तर दोन्ही लेक्चर तुम्ही अटेंड करत नसणार आहे मॅक्सिमम स्टुडंट्स, राईट? इट इज नॉट नेसेसरी. ठीक आहे. इवन जे इथे बायोलॉजीचे स्टुडंट्स आहेत त्यांनी घाबरण्याची गरज नाही आहे. अकॉर्डिंग टू मी तुम्हाला जे फिजिक्ससाठी लागणारा मॅथमॅटिक्स आहे ते तुम्हाला पूर्ण आपण फिजिक्स मध्ये घेतोय ते मोर दॅन सफिशियंट राहणार आहे. तर कोणाला मॅथ्सची खूप भीती असेल इथे मेडिकल स्टूडेंट्स ना की सर ना मुझे मेडिकल करना है लेकिन बहुत ज्यादा मैथ्स ना मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट लाइक इट सो मच, ठीक है ना, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे मैथ्स का डायरेक्टली क्या बहुत ज्यादा काम नहीं है. आई अग्री, कंप्लीटली अग्री. तो जितना आपको फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स लगता है, केमिस्ट्री के लिए मैथमेटिक्स लगता है, केमिस्ट्री में भी देयर इज कैलकुलेशंस. डू यू नो स्टूडेंट्स? Chemistry mein there is calculations also. Simple calculations are there, some little complex calculations also come in chemistry. Physics में भी calculations आएंगे. वो calculation करना तो हमने 10th standard तक ही पढ़ा हुआ है, ठीक है. उसकी हम रिविजन भी करेंगे, आज भी हम रिविजन करेंगे. एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में टाइप हुआ. चैट बॉक्स अभी के सामने हमेशा ऑन रहेगा स्टूडेंट्स, कोई भी उसमें भी सवाल टाइप कर सकता है. सर जेईच्या स्टुडंट्सनी बायोलॉजी क्लास अटेंड करणे गरजेचे आहे का? बिलकुल नसतं, ठीक आहे, बिलकुल नाही आहे. जेईच्या स्टुडंट्सना बायोलॉजी अटेंड करणं बिलकुल बिलकुल आवश्यक नसतं. इन जनरल मी सांगतोय पूर्ण 2 वर्षांसाठी, ठीक आहे. आजसाठी काय आहे ती इन्स्ट्रक्शन तुम्हाला सांगितलं जाईल, ठीक आहे. ती इन्स्ट्रक्शन तुम्हाला ज्या व्हॉट्सअप ग्रुप्सवरती तुम्ही आहात त्याच्यावरती पण हे तुम्ही टाईप केलं तर तुम्हाला सांगितलं जाईल. अकॉर्डिंग टू मी इट इज नोन की तुम्ही हे वर्षभर नाही अटेंड करणार आहात, ठीक आहे. पहिल्या दिवशी तुम्हाला सजेस्टेड आहे की परमिशन आहे का त्याची, तर ते तुम्हाला सांगितलं जाईल. बट देर इज सर्टनली नो नीड. हा, बट एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगतोय, बिकॉज आय स्टडीड फ्रॉम द कॉलेज ऑफ IIT खरगपूर. That is my college. Most of the teachers over here, they will have their esteemed colleges from IITs, NITs, and BITS, Pilani Birla Institute of Technology and Science at Pilani and Goa. So IITs, NITs याच्यामधल्या बऱ्याचशा कॉलेजेस मध्ये नाव इंजिनिअरिंग फर्स्ट इयर मध्ये, इंजिनिअरिंग फर्स्ट इयर मध्ये बायोलॉजी हा सब्जेक्ट एक आहे ठेवलेला. ओके, why? Because you are understanding the importance. We all are human beings. The basic human biology माहिती असणं helpful राहतं. It is very very helpful. The BITS is the college which has started it many years back. आणि आता बऱ्याचशा IITs मध्ये पण, इवन IIT बॉम्बे has that optional subject, I believe now recently त्यांनी ऍड केलेला आहे. तर बायोलॉजी सब्जेक्ट हा फर्स्ट इयर मध्ये तुम्ही लोक स्टडी करणार आहात, तर जाणून घेण्यामध्ये काहीच हरकत नाहीये बेसिक्स, ठीक आहे. पण फुल 11-12 डू यू नीड? फुल 11-12 बायोलॉजी हे बऱ्यापैकी डीप राहणार आहे स्टुडंट. जे नीट लेवलसाठी, जे NEET एक्झाम ज्याला आपण म्हणतो आहे मेडिकलची एक्झाम, त्याच्यासाठी लागणारा जे बायोलॉजी आहे ते खूप डेप्थ मध्ये असणार आहे. ते पूर्ण स्टडी करण्याची इंजिनिअरिंग स्टुडंटला गरज नाही आहे, ऍब्सोल्युटली गरज नाही आहे. ओके, engineering students does not need to study that. कल्पेश खांडेकरला आवाज येत नाही. बाकी स्टुडंट्स आवाज येतोय का? स्टुडंट्स टाइप करा, येत असेल तर. व्हॉइस क्लिअर आहे? क्लिअर आहे टाइप करा बेटा. व्हॉइस क्लिअर आहे, क्लिअर म्हणून टाइप करा काही जणांनी. ठीक आहे, क्लिअर ऑडिओ येतोय, ठीक आहे बेटा. तर तेच कधी कधी मी म्हटलं काही जणांना असा प्रॉब्लेम येईल, तर त्यांनी आपलं नेट कनेक्शन रिफ्रेश करायचं आहे. साहजिक आहे, आपण वेगवेगळ्या भागात आहोत देशातल्या. बरेच जण बारामतीत जरी असले तरी आपण बारामतीच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये आहोत, काही पुणे जिल्ह्याच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये आहोत, काही जण अजून बाहेरच्या जिल्ह्यांमधूनही असतील, आणि आपण वेगवेगळ्या रिजन मध्ये
कुठे आपण मेन टॉवर पासून जवळ असू, कुठे दूर असू, कुठे लॅन केबल मध्ये कुठे काही प्रॉब्लेम येईल, कुठे वायफाय मध्ये वायरलेस मध्येही प्रॉब्लेम येऊ शकतो. तर आपलं कनेक्शन अशा वेळेस प्लीज रिफ्रेश करा स्टुडंट्स. ठीक आहे. नाव आय एम चेंजिंग द कलर ऑफ द पेन. सगळ्यांना हे दिसत आहे. आय एम चेंजिंग इट टू ब्लू कलर. आणि आपल्या इंट्रोडक्शन मध्ये परत मी सायन्स वर्ड बद्दल येतो आहे. आणि सायन्स मध्ये फिजिक्स कुठे स्टँड करतं? सायन्स मध्ये काही फक्त फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मॅथ्स नाही आहे स्टुडंट्स. सायन्स मध्ये बऱ्याच गोष्टी आहेत. इन जनरल एक दोन तऱ्हेने अजून आपण कॅटेगरी करू शकतो. नॅचरल सायन्सेस अँड सोशल सायन्सेस स्टुडंट्स. ठीक आहे. नॅचरल सायन्सेस कोणाबद्दल स्टडी करणार आहे? नॅचरल सायन्सेस नावातच आहे, इट इज गोइंग टू स्टडी अबाउट द नेचर. इट इज गोइंग टू स्टडी अबाउट द नेचर. नेचरला तुम्ही पॅरलल शब्द सिमिलर वापरू शकता. यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एन्व्हायरमेंट. यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सराउंडिंग्स. राईट, यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द nature, environment, surroundings. You're going to study about various things in nature, various things in nature. In short, you're going to study about the matter. Let us say you're going to study about the matter, meaning different things you are going to study, different substances you are going to study about. That is mainly natural sciences. And social मी सगळ्यांना अनम्यूट ठेवण्याचं रिझन स्टुडंट्स हे आहे की कोणाला काही डायरेक्ट ऑडिओनी प्रश्न विचारायचा असेल आणि तुमच्याकडून क्लिअर कनेक्शन असेल तर तुम्ही ऑडिओनी विचारू शकता. ठीक आहे. परंतु अदरवाईज तुम्ही स्वतःला म्यूट ठेवा. जेव्हा प्रश्न विचारायचा असेल तेव्हा स्वतःला तुम्ही अनम्यूट करू शकता. अदरवाईज प्लीज स्वतःला म्यूट ठेवा, नाहीतर थोडासा नॉइज येईल, सगळ्यांना त्याचा आवाज येईल. ठीक आहे. जस्ट टेक दिस केअर. सोशल सायन्सेस मध्ये वी स्टडी अबाउट people, society. We study about people, we study about society, we study about humans interaction. People may means actually mainly we study about human interactions. We study about human interactions. अच्छा, ह्युमन इंटरॅक्शन्स आल्यानंतर त्याच्यात बऱ्याच गोष्टी आल्या. ह्युमन इंटरॅक्शन आल्यानंतर त्याच्यात नॅचरली आलं की ह्युमन बिईंग्स विल लिव्ह इन डिफरंट प्लेसेस. सध्या जसं आपण म्हटलं की कोणी बारामतीत प्रॉपर आहे, कोणी बाजूच्या गावातून आहे, कोणी सातारा डिस्ट्रिक्ट मधून असेल आहे, कोणी पुणे डिस्ट्रिक्टच्या वेगळ्या भागांमधून असणार आहे. somebody may be from a long other distance also. So then there is concept of geography की अर्थ वरती आपण कुठे कुठे आहोत. तर that is important for human interaction. What are the environments at different places? What is human history? That is important, right? सध्या ह्युमन बिईंग्स किती डेव्हलपमेंट होत आहे ते स्टडी करण्यासाठी. व्हॉट इज द इकॉनॉमिक्स? दॅट इज इम्पॉर्टंट. अच्छा, इकॉनॉमिक्स तर ठीक आहे, पण आपल्या देशामध्ये कसं गव्हर्नमेंट चालतंय, कसं गव्हर्नन्स चालतंय, तर पॉलिटिक्स इज इम्पॉर्टंट. पॉलिटिकल सायन्सेस आर देअर. देर इज अँथ्रोपॉलॉजिकल सायन्सेस. देर आर मेनी सायन्सेस स्टुडंट्स. तुम्ही शाळेत काही शिकला आहात, काही नाही शिकलात अजूनपर्यंत, असेही बरेचसे विषय आहेत. तर मग आपला जो पार्ट आहे तो कुठे येतोय? नॅचरल सायन्सेस मध्ये येतोय. फिजिक्सचा जो पार्ट आहे तो नॅचरल सायन्सेस मध्ये येतोय. तो within natural sciences, we have the subject of physics, we have the subject of chemistry, we have the subject of what we can call as space sciences students. स्पेस सायन्सेस लाच एक दुसरा शब्द आपण काय वापरतो, कोणी टाईप करेल? कॅन यू टाईप स्टुडंट्स? ब्रॅकेट मध्ये मी लिहून ठेवलं ए वरून. स्पेस सायन्सेसला एक दुसरं नाव काय आहे? आय वॉन्ट यू टू टाईप ऍस्ट्रो. ओके, थोडस कन्फ्युजन काही जणांमध्ये येतं बघा, दोन नावं येतात. व्हेरी गुड, आय एम हॅपी. बऱ्याच जणांचं उत्तर येतं ऍस्ट्रोनॉमी. स्टुडंट्स, ऍस्ट्रोनॉमी इज अ करेक्ट वर्ड, perfect word for space sciences, astronomy.
अच्छा, मी बाकीच्या उत्तरांबद्दलही बोलतोय. एक ॲस्ट्रोलॉजी स्टुडंट्सनी वापरला शब्द. ॲस्ट्रोलॉजी जो आहे स्टुडंट्स, दॅट इज डिफरंट. ते भविष्यशास्त्र झालं. राशी भविष्य वगैरे ना, न्यूजपेपरमध्ये तुम्ही बघितलं असेल, आपल्या आधीच्या जनरेशनच्या लोकांना बराच इंटरेस्ट यायचा, यु नो. पण ते सायन्स एकदम परफेक्ट सायन्स मानल्या गेलेलं नाहीये. बऱ्याचदा त्याच्यामध्ये चीटिंग किंवा इम्परफेक्शन्स किंवा नॉन व्हेरिफायबल थिंग्स असल्यामुळे इट इज नॉट काउंटेड अमंग द मेन सायन्सेस. पण येस, तुम्ही ते ब्रँडचं नाव घेतलं तर तुम्ही त्याबद्दल बोलू शकता, काही हरकत नाही. ओके, ॲस्ट्रोलॉजी. आय डोंट मीन की ते सगळं चूक असणार आहे. सम पीपल क्लेम सम थिंग्स आर व्हेरी राईटली प्रेडिक्टेबल, so it may turn out to be again correct science in something. Like 200 years back it was expected to be very correct science by some people, some parts of the world, but today by majority part it is not expected to be a great science. काही जणांनी एरोनॉटिक्स वापरला आहे, ॲस्ट्रोफिजिक्स वापरला. ॲस्ट्रोफिजिक्स ही ॲस्ट्रॉनॉमीचीच एक ब्रांच आहे बेटा. ॲस्ट्रॉनॉमीमध्येच ॲस्ट्रोफिजिक्सही येणार, ॲस्ट्रोबायोलॉजी पण येणार, असे बरेच ब्रांचेस असतील. दॅट इज अ पार्ट ऑफ ॲस्ट्रॉनॉमी. ठीक आहे. अर्पितनी एरोनॉटिक्स ट्राय केलं आणि बऱ्या काही अजून स्टुडंट्सनी एरोनॉटिक्स. एरोनॉटिक्समध्ये एअर शब्द आला ना की आपण लिमिटेड झालो स्टुडंट्स. सगळ्यांना माहिती आहे आपली अर्थ आहे अशी, अर्थच्या बाजूला हवा आहे. हवा काही अनंत हाईट पर्यंत नाही आहे. हवाचं जे ऍटमॉस्फिअर जे आहे ना, हवा वातावरण जे आहे, atmosphere is only few kilometers, few 100 kilometers, let's say few 100 kilometers or so. त्याच्या बियॉन्ड हवा नाही. तर एरोनॉटिक्स म्हटलं म्हणजे एरोनॉटिक्स मध्ये मेनली आपण ऍटमॉस्फिअर बद्दल स्टडी करणार आणि त्याच्यातल्या त्यात ऍटमॉस्फिअरचा इम्पॅक्ट काय होणार आहे स्पेस स्टेशन्स साठी, यु नो. हवेमध्ये वेगवेगळ्या सॅटेलाइट्स पाठवण्यासाठी काय ऍटमॉस्फिअरचा इफेक्ट होणार आहे, ऍटमॉस्फिअरचा इफेक्ट काय होणार आहे ते स्टडी करणार आहे आपण. एरोप्लेनचा स्टडी करणार आहे. ठीक आहे, एरोप्लेनचा स्टडी करणार आहे. पण एरोनॉटिक्स वाले स्पेसशिपचा मेन स्टडी नाही करणार आहे. ओके, स्पेसशिपचा डिटेल स्टडी एरोनॉटिक्स वाले नाही करणार आहे. का बरं? कारण स्पेस हे हवेच्या पण बियॉन्ड जाणार आहे, तर थोडंसं स्टडी राहणार आहे, काम येणार आहे त्याचं स्पेसमध्ये. ठीक आहे, पण मेन स्पेस सायन्सेस मध्ये एरोनॉटिक्स हा एक छोटासा पार्ट राहणार आहे. राईट, एरोनॉटिक्स मेनली हा एरोप्लेनशी रिलेटेड राहणार आहे. बट येस, दॅट इज अ डिफरंट ब्रांच ऑफ इंजिनिअरिंग. ओके, एरोनॉटिक्स किंवा एरोस्पेस is a different branch of engineering also. Then there is earth sciences students. Earth sciences. अर्थ सायन्सेसचं ब्रॅकेट मध्ये एक नाव कोणी टाईप करेल का? जी वरून आहे. टाईप इट स्टुडंट्स. व्हॉट इज द नेम ऑफ अर्थ सायन्सेस? व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी 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 गुड स्टुडंट्स. जिओग्राफी काही जणांनी म्हटलं नाही बेटा. जिओग्राफी जे आहे ना स्पेशली, ते पण येईल याच्यामध्ये, काही डाऊट नाहीये. जिओशी रिलेटेड सगळं येईल, पण मेनली जिओलॉजी. ओके, जिओग्राफी जे आहे दॅट इज सिम्पल. मॅप वरून तुम्ही कोणत्या गोष्टी बाहेरवरून अर्थचं सरफेस वरच्या प्लेसेस आम्ही स्टडी करणार आहे मेनली जिओग्राफीमध्ये. पण जिओलॉजीमध्ये पूर्ण अर्थ आपण स्टडी करणार आहोत. अर्थचं बाहेर, अर्थचं क्रस्ट चे डिटेल्स, एव्हरीथिंग. भूजल पातळी किती आहे, अर्थ मध्ये पाण्याची पातळी किती आहे, त्याच्यावरून आपल्याला किती वर्ष पाणी टिकू शकतं, कुठे पूर येत आहे, तर नद्यांबद्दल स्टडी करणार आहे आपण. किंवा कुठे दुष्काळ पडू शकतो, तिथे पाण्याचं कसं ट्रान्सफर करायचं ना. बोरिंग, आपण पाण्याची बोरिंग मशीननी हे करतो. हे सगळ्या गोष्टींसाठी यु नो स्टडी ऑफ अर्थ इज इम्पॉर्टंट. जिओग्राफीमध्ये पण याचा थोडा संबंध येतो, अगदी करेक्ट आहे. बट जिओलॉजीचा एक पूर्ण पुढे 4 वर्षांचा कोर्स पण येतो. परत इंजिनिअरिंगचा पण एक कोर्स, पूर्ण जिओलॉजी म्हणून एक डिपार्टमेंट असतं बऱ्याचशा कॉलेजेसमध्ये. राईट, सो दिस आर डिफरंट सायन्सेस. ओके, and even biology students. Why are we leaving biology? Biology is also part of natural sciences. Yes, Chaitanya, we are going to talk about the books also, no doubt. आपण आपल्या एक एक विषयाकडे येऊया, तेव्हा आपण बुक्स बद्दल पण
बोलूया. तुम्हाला बुक्सच्या काय हार्ड कॉपीज म्हणजे ऍक्च्युली बुक तुम्हाला मार्केटमधून परचेस करावं लागणार आहे का, ते पण आम्ही सांगूया. ते लगेच तुम्हाला जवळ करण्याची गरज नाही पडणार आहे. आणि कोणते पुस्तकं तुम्हाला अकॅडमीकडून इथे मिळतील आणि कोणते पुस्तकं सॉफ्ट कॉपीमध्ये मिळतील, कोणते हार्ड कॉपीमध्ये पण मिळतील, हे सगळं तुम्हाला विषय वाईज सांगितलं जाईल. वी आर कमिंग टू सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट. ओके, राईट. तर अच्छा, लेटेस्ट टॉक अबाउट डिफरन्स बिटवीन लिटल बिट फिजिक्स केमिस्ट्री. बायोलॉजी सगळ्यांना कळतं. बायोलॉजी म्हणजे सगळ्यांना कळतं की वी स्टडी अबाउट द प्लांट्स, ह्युमन्स, ॲनिमल्स. प्लांट्स, ॲनिमल्स अँड ह्युमन्स, यु नो. सो हे बायोलॉजी लेक्चरमध्ये आपण, तुम्ही लोक त्याच्यामध्ये डिटेल यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. पण फिजिक्स आणि केमिस्ट्री हे बऱ्याच लोकांना थोडे सिमिलरही वाटतात. तर काय मेन फरक आहे फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीमध्ये, दॅट वी कॅन टॉक. बऱ्याच गोष्टी कॉमन पण आहेत आणि काही फरक आहे. तर फिजिक्स वर्सेस केमिस्ट्री. इज बायोलॉजी नेसेसरी, ज्ञानेश्वरी काळे विचारते, इज बायोलॉजी नेसेसरी फॉर स्पेस सायन्सेस? ज्ञानेश्वरी, बेसिक सुरुवात करताना स्पेस सायन्सेससाठी बायोलॉजीची गरज नाही पडत, ॲब्सोल्युटली नाही पडत. कारण की जर मी स्पेस सायन्सेस बद्दल बोललो, यू विल बी हॅपी टू नो दॅट when I studied my engineering and completed my placement, my first company was ISRO, Indian Space Research Organization. So I know about the details of the space sciences. I have got the personal letter of Dr. APJ Abdul Kalam when he was the president. And when we worked, I had a small 3-month, project with them right from my college only. I didn't join them full time because I was more interested in education as much as in research. So this is in 2011 year, exactly 10 years back. So I'll be completing my 10 years of teaching now very soon. तर I tell you what basics are there in space sciences first. So whenever it is about the space science, it is maximum is physics. Maximum is physics. And in that also mainly electronics is there. Lot of electronics is there. कारण सगळं सॅटेलाइट बिल्डिंगला इलेक्ट्रॉनिक्स लागणार आहे. थोडंसं त्यांना केमिकल लागणार आहे. केमिकल्स, केमिस्ट्री का लागणार आहे? फ्युएलसाठी. एव्हरी स्पेस ship is going to need fuels. Okay, and they're going to need mechanics. Mechanics म्हणजे कळतं का सगळ्यांना? मेकॅनिक्स म्हणजे यांत्रिकी, यंत्र बनवण्यासाठीच. स्पेसशिप बनवण्याचे जे कोणत्या मेटल्स वापरतील, कोणते सबस्टन्सेस वापरतील, इट्स ऑल्सो कॅन बी कॉल्ड एज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स. तर या 4 गोष्टी त्यांना मेन लागतात आहेत स्पेस सायन्सेसमध्ये. आणि ऑब्व्हियसली जिथे जिथे फिजिक्स आला तिथे तिथे मॅथमॅटिक्स येणार. जिथे जिथे फिजिक्स आला तिथे तिथे मॅथमॅटिक्स येणार, बिकॉज मॅथमॅटिक्स इज कॉल्ड एज अ लँग्वेज ऑफ फिजिक्स. ठीक आहे, तर ते येतच राहणार आहे. दीज आर द मेन थिंग्स यू नीड. तर बायोलॉजी तिथे त्यांना शिकवल्या जात नाही. पण इन एनी स्पेस कंपनी देर विल बी फ्यू बायो एक्सपर्ट्स. फ्यू बायो एक्सपर्ट्स आर नीडेड. बायोलॉजीचे थोडे एक्सपर्ट्स लागणार आहेत. आणि त्यांचं एक्सपर्टीज काय असतं, जसं तुम्हाला डॉक्टरांमध्ये माहिती आहे, डॉक्टरमध्ये तुम्ही MBBS बनणार बरेच जण, देन यू आर अ प्रॉपर डॉक्टर. पण MBBS नंतर सम विल बिकम हार्ट स्पेशालिस्ट, some will become kidney specialist, some will become ENT specialist, somebody is going to become a neurosurgeon. सो ब्रेन बद्दल आणि न्यूरॉन्स बद्दल, न्यूरल सिस्टम बॉडी बद्दल त्याच्यामध्ये एक्सपर्ट बनणार आहे. तर हे लोक बायोच्या कोणत्या गोष्टीमध्ये एक्सपर्टीज करतील, की हे लोक म्हणतील की जेव्हा आपण स्पेसमध्ये जातोय त्यावेळेस आपल्या बॉडीमध्ये काय चेंजेस होतात आहे ना, बॉडी मधलं प्रेशर किती बदलत आहे, त्याच्यामुळे ब्लडचं प्रेशर रेग्युलेट ठेवण्यासाठी आपल्याला काय केअर घ्यावी लागणार आहे. कारण तिथलं ऍटमॉस्फिअर इज, तिथलं सराउंडिंग इज व्हेरी डिफरंट. इट इज नॉट सुटेड फॉर ह्युमन बॉडी. त्याच्यामुळे बायो एक्सपर्ट त्यांना लागणार आहे. याचा अर्थ स्पेस सायन्स शिकणाऱ्या प्रत्येकाने बायोलॉजी शिकण्याची गरज नाही. ओके, सो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर स्पेस सायन्सेस. ऍज अ स्टुडंट इट इज नॉट नेसेसरी, बट ऍज अ कम्प्लीट टीम, ऍज अ कंपनी, येस,
काही लोक लागतील तिथे ज्यांना स्पेसच्या नॉलेज बरोबर बायोचं एक्सपर्टीज पण आहे. स्पेशलायझेशन मध्ये काही जणांना दॅट इज नेसेसरी. आय होप दॅट आन्सर्स अ क्वेश्चन. ठीक. वेल, कमिंग बॅक टू फिजिक्स वर्सेस केमिस्ट्री. चला, कोणी मला टाइप करून सांगा स्टूडेंट्स, केमिस्ट्रीचं नाव काय आहे. एक तो हिंदी में मुझे बताइए कि केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं, किंवा मराठीत मला सांगा की केमिस्ट्रीचं नाव काय आहे. आठवतंय कोणाला, माहिती आहे? प्लीज टाइप करा. असं इंग्लिश टायपिंग केलं तरी चालेल है ना, म्हणजे एबीसीडी वापरून टायपिंग केलं तरी. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. प्रणव जाधव, अवधूत, नामदेव, सार्थ, श्रेयस, रजिया, ज्ञानेश्वरी, वेरी करेक्ट आंसर्स. मयंक गर्ग, हर्षदा, ओके, ब्रह्म चैतन्य, शरद, निशा, शर्वरी, अमित, वेरी गुड, वेरी गुड. Kalpesh and Prathamesh have typed it in Hindi also, in a Devanagari font also. Very good. Samruddhi, Vinayak, बहुत खूब. Very nice students. Very good. तो रसायन शास्त्र ना, रसायन का मतलब सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स. रसायन का मतलब होता है केमिकल्स, राइट. रसायन को अपन केमिकल्स बोलते हैं. देयर डिफरेंट सब्सटेंसेस. इवन पानी से शुरू करके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, पानी, हवा, ऑक्सीजन से शुरू करके अलग अलग चीजें, दे आर दिस सब्सटेंसेस आर केमिकल्स, राइट. रसायन मीन्स केमिकल्स. ठीक है, तो ये लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे केमिस्ट्री में? हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग केमिकल्स के बारे में ज्यादा स्टडी करेंगे. तो केमिकल में एक केमिकल दूसरे से रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, किसको बनाना है तो कैसे कुछ करना पड़ेगा, कौन से कंडीशन में स्टेबल रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, किसके क्या यूजेस रहेंगे, कौन कहाँ पाया जाता है, कितने प्रोपोर्शन में, वेयर इट इज फाउंड, इज ऑल थिंग्स, यू हैव ऑल दिस बेसिक्स इन अप टू योर 10th स्टैंडर्ड, राइट. यू ऑल हैड दिस बेसिक्स इन योर 10th स्टैंडर्ड. अच्छा, फिजिक्स, फिजिक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? ये थोड़ा कम लोगों को पता रहेगा. अच्छा, पता है, वाह, वेरी गुड. मराठी और हिंदी वर्ड फॉर फिजिक्स इज भौतिकी शास्त्र. बहुत खूप, खूप छान स्टुडंट्स. तुमच्या पॅरेंट्सच्या जनरेशन मध्ये बऱ्याच जणांनी हे मराठी माध्यमातच शिकलाय. तुमच्या आई वडिलांना विचारा, त्यांना कदाचित तुमच्यापेक्षा जास्त मराठी शब्द माहिती असतील विज्ञानातले. हाँ? या तो कुछ लोग नॉर्थ इंडिया से, अगर इनको कोई शिफ्ट होके यहाँ नॉर्थ इंडिया से आए हुए है ना, तो बहुत स्टेट्स में अपने इंडिया के नॉर्थ पार्ट में बहुत लोग हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं. तो हिंदी भाषा में उन्होंने विज्ञान पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र और गणित ऐसे तरीके से उन्होंने पढ़ा गया है. नाउ वी आर लकी दैट मेनी ऑफ अस आर नोइंग इट इन इंग्लिश, बिकॉज ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में काम करना है तो हमें इंग्लिश में चीजें पता चाहिए होगी ज्यादा. तो भौतिकी शास्त्र is very good. Yes, correct. Jaideep, Anand, Shreyas, Tanvi, Isha, Atharva, again Suhani, Anusha, Saurav, and many students. Again Prateek and Kalpesh or Raj and many other students जो कॉमन पहले भी जवाब दिए थे. वेल डन स्टूडेंट्स, गुड. आई एम हैप्पी यू नो. अच्छा, अब मेरा अगला सवाल थोड़ा मुश्किल हो सकता है. जैसे रसायन को हम इंग्लिश में केमिकल्स बोलते हैं, तो भौतिकी वर्ड क्या है? क्या भूत प्रेत से रिलेटेड है क्या? व्हाट इज भौतिकी शास्त्र, व्हाट इज भौतिकी? ओके, ओके. विवेक ने कहा नेचर, विवेक ने कहा नेचर. रजिया काजी ने कहा मटेरियल, मटेरियल. ओके. कल्पेश ने कहा मैटर, मटेरियल, मैटर. ठीक है, ओके, ओके, ओके. ठीक है, बाकी कुछ आंसर्स है. सराउंडिंग, फिजिकल, फिजिकल मतलब क्या? हाँ, फिजिकल भी करेक्ट है, भौतिकी शास्त्र इसीलिए फिजिक्स नाम दिया है, राइट. मटेरियल मतलब फिजिकल, मटेरियल मतलब फिजिकल, राइट. फिजिकल एंड नेचर एंड, बहुत सही स्टूडेंट्स, वेरी गुड. ये सब भी बात आपने बिल्कुल सही कही. यहाँ नेचर को एक दूसरा शब्द ज्यादा हिंदी में पॉप्युलर होता है, मराठीत पण तो शब्द आपण वापरतो, प्रकृती. प्रकृती भौतिकी शास्त्रामध्ये प्रकृतीबद्दल म्हणजे नेचर बद्दल, निसर्ग, किंवा हिंदीमध्ये, मराठीमध्ये आपण जास्त कॉमन निसर्ग हा शब्द वापरतो, राईट. सर्ग म्हणजे क्रिएशन, काहीतरी गोष्टीला अचानक क्रिएशन, जसं की वी आर ऑल्सो बॉर्न, सो वी आर क्रिएटेड इन द वूम्ब ऑफ अवर मदर, राईट. ऑल ऑफ अस,
whether we are boys or girls, right? We grew up for 9 months in the womb of our mothers. So that's a beautiful creation of nature through the womb of the mother. So anything which is created, सृष्टि शब्द आपने सुना होगा, राइट? हिंदी में तो सर्ग, सृष्टि, ये सब है, कुछ तो क्रिएट हुआ है. तो ये अपना जो अराउंड नेचर है सब कुछ, इट्स अ वंडरफुल मिराक्युलस क्रिएशन, राइट? इजंट इट अ मिराक्युलस क्रिएशन? तो इसका स्टडी करेंगे. अच्छा, तो नेचर में ही ह्यूमंस भी आते हैं, लेकिन उनकी स्टडी सोशल साइंसेस में करते हैं. तो मेनली फिजिक्स में मैटर की स्टडी करते हैं, मटेरियल की स्टडी करते हैं, राइट? सराउंडिंग की स्टडी करते हैं. अच्छा, आप बोलोगे सर केमिस्ट्री में भी तो वही आया, केमिस्ट्री में भी तो केमिकल भी तो मैटर है. हाँ स्टूडेंट्स, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो डायरेक्ट केमिकल नहीं है, ऐसी चीजों की बात करते हैं. तो क्या कुछ लोग आप टाइप करोगे कि नेचर में, फिजिक्स में हम क्या चीजें स्टडी करेंगे जो कि केमिकल्स नहीं है? व्हाट थिंग्स इन नेचर वी स्टडी अदर देन केमिकल्स? ओके, ओके, ग्रेविटेशन है नेचर में, यस, वेरी गुड, वेरी गुड. मोशन, फोर्सेस है. चलो, एनर्जी, वेरी गुड. आई लाइक द आंसर, एनर्जी. एनर्जी, एनर्जी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. फोर्सेस है, एनर्जी है, काइनेमेटिक्स, ग्रेविटी. सही है, सही है, सही है. लाइट, प्रणव, वेरी गुड. मैं खुद टाइप कर रहा हूं अभी कैपिटल लेटर्स में, फिर अगेन लाइट. आई लाइक इट. लाइट को स्टडी करेंगे. साउंड, वेरी गुड. साउंड, अब केमिस्ट्री में साउंड का कोई काम नहीं है डायरेक्ट, है ना? केमिस्ट्री, वेव्स भी बहुत सही है बच्चों. वेव्स, लाइट इज आल्सो वेव, साउंड इज आल्सो वेव्स, राइट? तो यस. अच्छा, किसी ने इलेक्ट्रॉन्स टाइप किया. अच्छा, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. एनर्जी से कनेक्टेड आ गया ये. तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी करेक्ट. इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कोई एनर्जी नहीं है आज दुनिया में, राइट? आप सोचो, आपका इलेक्ट्रिक गैजेट ना, फोन काम करना 2 दिन बंद कर दिया तो कितनी परेशानी होती है. लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रही कुछ घंटे, तो कितनी परेशानी. दैट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड मैग्नेटिज्म ऑल्सो, आई कंप्लीटली अग्री, मैग्नेटिज्म ऑल्सो. ठीक है, मैग्नेटिज्म, वेरियस डायमेंशंस. मॉडर्न फिजिक्स, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स. मॉडर्न फिजिक्स, जो किसी ने इलेक्ट्रॉन्स वगैरह टाइप किया था, वो मॉडर्न फिजिक्स में आता है. दैट कम्स इन मॉडर्न फिजिक्स. यस. मेटालर्जी, मेटालर्जी, ओके. मेटालर्जी ज्यादा अर्पित गोसावी हैज टाइप मेटालर्जी. बिल्कुल अर्पित. मेटल्स की बात अपन फिजिक्स में भी करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स कौन से हैं, उसमें कंडक्टर कौन से हैं, बट ज्यादा केमिस्ट्री में मेटालर्जी की डिटेल आएगी. ओके, बिकॉज यू नो मेटल्स आने के बाद एलिमेंट आ गए थे. तो केमिकल्स के लिए आपको पता है, हम एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स का स्टडी करते हैं, तो वो ज्यादा डिटेल आप केमिस्ट्री में देखने, बिल्कुल है अपने 11th-12th के सिलेबस में. बहुत अच्छे. ये जवाब और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. किसी और ने पहले टाइप किया क्या? मुझे नहीं दिखा. वन ऑफ द लेटेस्ट जवाब आया है, थर्मोडाइनामिक्स, या शॉर्ट में कोई बोलेंगे तो हीट, है ना? हीट की चीज, ठीक है, हीट. वी टॉक अबाउट हीट. वी टॉक अबाउट हीट. इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन, हाँ वो तो मैथमेटिक्स है अर्पित. अर्पित, इट इज अ मैथमेटिक्स. इंटीग्रेशन, डेरिवेशन मैथमेटिक्स है. हाँ बिल्कुल, फिजिक्स में उसकी भी स्टडी करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? फिजिक्स में स्टडी करेंगे, जितनी जरूरत पड़ती है उतनी. क्वांटम मैकेनिक्स, रजिया बहुत अच्छे. क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, ये जो है ये हम स्टडी करते हैं आखिर में, जिसको मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है. मास की स्टडी करते हैं, रिलेटिविटी भी मॉडर्न फिजिक्स में आता है. बहुत अच्छे. ऑप्टिक्स मतलब लाइट की स्टडी. परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट. कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी की स्टडी थोड़ी सी करते हैं, ठीक है. अपने 11वीं 12वीं के सिलेबस में बहुत कम है ज्ञानेश्वरी. कॉस्मोलॉजी की स्टडी स्पेस से रिलेटेड आ गया वो फिर से, ठीक है. लेकिन हाँ, फिजिक्स में से बहुत कनेक्शन है. हमने बात करी थी एस्ट्रो का फिजिक्स से बहुत कनेक्शन है, स्पेस का फिजिक्स से बहुत कनेक्शन है. वेरियस लॉज वी आर गोइंग टू स्टडी. बिल्कुल सही है शरद. वी स्टडी वेरियस लॉज इन फिजिक्स, ठीक है. केमिस्ट्री में लॉज नहीं, ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री में भी लॉज रहेंगे ना, बट फिजिक्स आपको ज्यादा याद आता है. लॉ बोला तो फिजिक्स की याद आ सकती है, ठीक है. चलो, तो अब हम आते हैं अगले पेज पे स्टूडेंट्स, और यहां से आप अब थोड़ी सी नोट्स बनाना शुरू करेंगे, ठीक है. यहां से आप थोड़ी सी नोट्स, आप सबके पास एक नोटबुक होनी है.
जो कि सब्जेक्ट के लिए अलग अलग होनी है, हर सब्जेक्ट के लिए आप अलग अलग करने वाले हो, राइट। तो इन द बिगिनिंग जहां पे हम फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं एज वन ऑफ द नेचुरल साइंसेस, we will have something called as basics in the beginning, or let us call it introduction in the beginning. अब मैं बुक्स के बारे में भी बताऊंगा इसी पेज पे, तो आप थोड़ी देर बाद लिखना शुरू करोगे। इन फिजिक्स देर इज व्हाट इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स। स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स की हम स्टडी करते हैं, मैकेनिक्स की स्टडी करते हैं। देन इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट वेव्स। किसी ने कहा, वो बहुत अच्छी बात कही, वेव्स की स्टडी करते हैं। देन किसी ने कहा हम हीट की स्टडी करते हैं, मतलब थर्मोडायनामिक्स की स्टडी करते हैं। देन किसी ने कहा हम लाइट की स्टडी करते हैं, मतलब ऑप्टिक्स की स्टडी करते हैं। देन किसी ने कहा हम इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करते हैं, मैग्नेटिज्म की स्टडी करते हैं। ये दोनों एक साथ आप ले सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऑसिलेशन भी वेव से कनेक्टेड आ गया, बहुत अच्छे। ऑसिलेशन ये मैकेनिक्स और वेव्स दोनों चैप्टर से कनेक्टेड है। ग्रेविटेशन भी मैकेनिक्स में आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ग्रेविटेशन भी मैकेनिक्स में आ जाएगा। एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मॉडर्न फिजिक्स, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मॉडर्न फिजिक्स। ये अप्रोक्सीमेटली क्लासिफिकेशन हो गया आपके पूरे फिजिक्स का, 11th प्लस 12th स्टैंडर्ड, 11th प्लस 12th स्टैंडर्ड। विच बुक्स आर वी गोइंग टू रेफर, अभी मैं आपको साइड में बता रहा हूं स्टूडेंट्स, ठीक है। विच बुक्स आर वी गोइंग टू रेफर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप में से एवरीवन 12th स्टैंडर्ड में महाराष्ट्र बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं। महाराष्ट्र बोर्ड, जिसको आपने 10th तक एसएससी बोर्ड कहा था, जिसने आपके एग्जाम नहीं दी है इस साल, है ना। लकी कहे अनलकी कहे, दोनों चीजें हैं, यू नो। अनलकी, अनलकी हो आप इन द सेंस आपको एग्जाम देने नहीं मिला, खुद को रैंकिंग नहीं मिला, आपको खुद को प्रूव करके एक अचीवमेंट का जो एक रहता है लाइफ में कि 10th में मैंने इतना अचीव किया, वो आपको नहीं मिला थोड़ा सा। लेकिन एक पॉजिटिव बात देखते हैं, लकी पार्ट ये रहा है कि आपने तैयारी तो करी होगी। लकी पार्ट ये रहा है कि अपन 11th का बहुत जल्दी स्टार्ट कर पा रहे हैं, तो 10वीं से ज्यादा एक ही एग्जाम आती है 2 साल में के बाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट 12th, तो वो आप सबको देने को ज्यादा टाइम मिल रहा है, बहुत जल्दी आप उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर पा रहे हो, दैट इज अ पॉजिटिव पार्ट स्टूडेंट्स। तो ये महाराष्ट्र बोर्ड की HSC की जो टेक्स्ट बुक रहेगी, टेक्स्ट बुक महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक रहेगी, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक होती थी 9th 10th स्टैंडर्ड की, वैसी HSC बोर्ड की, महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक रहेगी। 11th की भी आएगी, 12th की भी आएगी, वो टेक्स्ट बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है ज्यादातर। आप 12th की ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, 11th की टेक्स्ट बुक बहुत कम बार रेफर की जाएगी, आपको मस्ट नहीं है टेक्स्ट बुक रेफर। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। बिकॉज एक और बोर्ड आता है इंडिया में, सबको पता होगा, नाम सुना होगा, NCERT टेक्स्ट बुक वाला। ये नेशनल लेवल पे है, ये कोई स्टेट से नहीं है, नेशनल लेवल पे है। इट्स अ नेशनल, NCERT का लॉन्ग फॉर्म किसी को पता है स्टूडेंट्स? CBSE वाला, यस, CBSE वाला। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रहा है ना, कभी किसी ने तो बता दिया करो। प्रतीक पानसरे, वॉइस ब्रेक हो रहा है तेरी तरफ से, जस्ट प्लीज रिफ्रेश द कनेक्शन। बाकी लोग वॉइस क्लियर आ रहा है ना स्टूडेंट्स? क्लियर टाइप करो जिनके लिए क्लियर है। बहुत लोग क्लियर टाइप करेंगे तो समझ जाएगा, हाँ क्लियर है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो कभी कभी कुछ सेकंड किसी के लिए ब्रेक होता है, मैंने बताया आपके नेट कनेक्शन को आपको तब रिफ्रेश करना है, और मुझे बता दिया करो बिंदास। वाह वेरी गुड, मैंने एनसीईआरटी का लॉन्ग फॉर्म पूछा, एक जवाब आ गया फिर से अर्पित की तरफ से हमें, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, वेरी गुड। नुपुर ने भी टाइप किया है, प्रणव ऑल्सो नोज इट, नीलकंठ एंड सोहम एंड जानवी एंड विनायक, ओके ठीक है स्टूडेंट्स। सो सीबीएसई का एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक, ये भी टेक्स्ट बुक हुआ, ठीक है, ये भी टेक्स्ट बुक हुआ, ये हर सब्जेक्ट के लिए आपको, अगर हार्ड कॉपी नहीं तो कम से कम सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। नेट पे फ्रीली सॉफ्ट कॉपी एनसीईआरटी की अवेलेबल भी होती है, और आपको अकेडमी की तरफ से ये दी भी जाएगी,
दिस विल बी गिवन, मिनिमम सॉफ्ट कॉपी में दी जाएगी, ठीक है। देन स्पेशली फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स का द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक होती है कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। जब जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, यस सम स्टूडेंट्स नो इट ऑलरेडी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स ये बुक का नाम है और उसके ऑथर का नाम है मिस्टर हरीश चंद्र वर्मा। वेरी पॉपुलर बुक in the whole world, not India. It's a very popular book in the whole world. This book is popular in India. This book is popular in Europe. This book is popular in Dubai. This book is popular in parts of Australia and America. It's one of the classical super class book of physics created in India. इसी लेवल की कुछ बुक्स फॉरेन ऑथर्स की भी है. देयर आर सम बुक्स बाय फॉरेन ऑथर्स, ओके, लाइक रेजनिक हैलिडे करके ऑथर्स है, उनकी फिजिक्स भी पूरे वर्ल्ड में फेमस है. पूरे वर्ल्ड में रेजनिक हैलिडे नाम के ऑथर है. बहुत बड़ी बुक है, बहुत डिटेल्ड सुपर क्लास बुक है. एंड आपको जान के खुशी होगी कि अपनी 12th स्टैंडर्ड की जो महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक है, जो नई टेक्स्ट बुक है, वो मेनली रेजनिक हैलिडे से बनाई गई है. उन्होंने लिखा भी है शुरू में, आपको मेन रेफरेंसेस में दिखेगा. और इसीलिए बुक महाराष्ट्र की बहुत सुपर क्लास बनी है. आप बाकी स्टेट्स की बुक देखेंगे तो इतनी डिटेल फिजिक्स नहीं है उसमें जितनी महाराष्ट्र के इसमें है. नए सिलेबस में बहुत एडिशंस है, बहुत अपडेट्स है, बहुत डिटेल्स है. सुपर क्लास ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स को टच किया हुआ है. आई इरोडोव जो है ये भी एक इंटरनेशनल बहुत फेमस बुक है, बट वो उसमें कंसेप्ट्स नहीं है, उसमें मेनली न्यूमेरिकल्स के लिए वर्ल्ड क्लास फेमस बुक है. बहुत सही, बहुत सही, ठीक है. तो मैं और कुछ ऑथर्स के नाम लिख रहा हूं, बट ये आपको बुक्स रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट्स. रेजनिक हैलिडे नाम काफी है जानना आपके लिए. अभी आप आगे जो फिजिक्स में एमएससी वगैरह करेंगे, स्पेशलाइजेशन करेंगे कुछ, तो वो लोग ये बुक पढ़ेंगे. आई इरोडोव की बुक जेडब्ल्यू में एडवांस जो आईआईटी में जाना चाहते कुछ स्टूडेंट्स के लिए हम खुद क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है. और इन बुक्स में से अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने लेके कहा रखे. वन ऑफ द लास्ट नेम आई एम टेलिंग, आप जहां यहाँ अकेडमी में आप एंट्री ले रहे हो तो चैतन्यास अकेडमी का चैतन्यास बुकलेट है. चैतन्यास अकेडमी का बुकलेट आपको मिलेगा. फिजिक्स इसमें 5 पार्ट्स में है, 5 पार्ट्स का फिजिक्स है. अभी आप आपके सीनियर्स को पूछेंगे तो उनका फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट का सिलेबस मैक्सिमम खत्म हो गया है. अभी थर्ड पार्ट का इलेक्ट्रिसिटी का उनका सिलेबस चालू है. तो हाफ वे देखो, 5 में से करीब 2.25-2.5 पार्ट तक वो लोग पहुंच चुके हैं. तो चैतन्यास बुकलेट का आपको जब मिलेगा, द स्पेशलिटी इसमें ये है कि इसमें बोर्ड पैटर्न के क्वेश्चन सोल्यूशन भी है, जेडब्ल्यू नीट के हिसाब से भी है, और जेडब्ल्यू एडवांस जो करना चाहते हैं उनके लिए भी है. ओके, सो इसमें आपको इरोडोव के भी क्वेश्चन मिलेंगे, इसके आपको एचसी वर्मा के भी बेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे. बस एक बात है स्टूडेंट्स, 2 साल बहुत कम टाइम होता है इतना टफ चीजों को इतना डिटेल में करने को. तो आप जितनी मेहनत करोगे उतना ज्यादा है, अच्छा है. आज तक कोई स्टूडेंट ये बुकलेट को 100% कंप्लीट नहीं कर पाता है. इतना हमने आपको डिटेल रखा है, इसको 100% आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे. देयर आर वेरियस एक्सरसाइजेस. एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 होता है, एक्सरसाइज 2 होती है, थोड़ी सी टफ होती है, उसका पार्ट 1 पार्ट 2 होता है, कभी कभी पार्ट 3 पार्ट 4 तक के पार्ट्स तक है. और एक्सरसाइज 3 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं. प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस आए हुए वो होते हैं, ठीक है. पहले के एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं, जेडब्ल्यू के एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं. नीट वाले बुकलेट में नीट के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. तो प्रीवियस ईयर वेरियस एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं. तो इसमें से एक्सरसाइज 1 हम बहुत डिटेल में शुरुआत से करते हैं. एक्सरसाइज 2 का भी एक पार्ट जो है, एक या कभी कभी 2 पार्ट तक डिस्कशन हो जाता है. इसमें से जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, क्योंकि आपकी एग्जाम ऑप्शंस वाली रहने वाली है, बोर्ड छोड़ के बाकी सब एग्जाम ज्यादातर ऑब्जेक्टिव रहने वाली, तो ऑब्जेक्टिव हम करते हैं. और ये मेनली होमवर्क में रहता है स्टूडेंट्स, ये एंड ऑफ द सिलेबस में करते हैं. ये एकदम आखिर में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तब स्टूडेंट्स को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराते हैं.
उसके डाउट्स भी स्टूडेंट्स के डाउट सेशंस में लिए जाते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पे आपकी होने वाली है। पूरा का पूरा नहीं होता है, जो ज्यादा तैयारी करेगा उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। सर हमने दिन में कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? किसी को थोड़ा शॉक लगेगा लेकिन सुन के, लेकिन आपको 12 से 14 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए 24 आवर्स में। यहाँ पे आप एक बार चैतन्यास के सीजन स्टूडेंट्स बन जाएंगे ना, तो आप 14 कभी कभी करोगे, लेकिन चलो मिनिमम 10 से 12 घंटे तो आप स्टडी करने लगोगे ही। भले आपको एक हफ्ता या एक महीना थोड़ा सा सेटल होने में लगेगा शुरू में, बट इतने घंटे स्टडी शुरू हो जाएगा। आज से मैं नहीं बोलूंगा कि आपका 12 घंटे, लेकिन 10 घंटे स्टडी शुरू हो जाएगा स्टूडेंट्स, आज से ही शुरू हो जाएगी। इसमें इंक्लूड है बच्चों, लेक्चर के टाइमिंग इंक्लूड है, डोंट वरी, है ना। लेक्चर के अलावा नहीं 14 घंटा कोई पढ़ सकता है ना, ये लेक्चर मिला जुला के है, ठीक है। तो लेक्चर्स के टाइमिंग आपके करीब अप्रोक्सीमेटली मैं 5 घंटे मान लू, 4.5 से 5 घंटे ना, 1.5 घंटा 3 सब्जेक्ट आप अटेंड करोगे कोई भी, तो 4.5 घंटे से 5 घंटे तक मान लेते हैं मैक्सिमम, ठीक है। इसके अलावा आपको, चलो 4.5 ही घंटे लेते हैं, 9 घंटे से शुरुआत तो कर सकते हो आप आज से, है ना। तो 9 आवर स्टडी आप करोगे, 1.5 घंटे का लेक्चर्स और 1.5 घंटे का कुछ होमवर्क करेंगे, ठीक है। ये 1.5 घंटे है क्लासेस के लिए और ये 1.5 घंटा है होमवर्क के लिए। तो आपको जरूर होमवर्क मिलेगा, आपने मांगना है होमवर्क, कभी नहीं दिया किसी टीचर ने तो। इतनी आपको स्टडी की हैबिट डालनी है। ये एक आपका पिछले साल से डिफरन्स आहे. 10व्या वर्गापर्यंत बऱ्याच जणांनी असंही केलं असेल की शेवटी आपण 2 महिन्यात अभ्यास करून घेऊ. तुमच्यापैकी काही जण बऱ्यापैकी हुशार असतील आहेत आणि त्यांनी खरोखर 9व्या वर्गापर्यंत 10व्या वर्गापर्यंत शेवटच्या काही महिन्यांमध्ये जास्त अभ्यास करून बरेच मार्क मिळवले असतील आहेत. पण 11वी-12वीत हे जवळपास अशक्य आहे. इट्स इम्पॉसिबल कि आप सिर्फ आखिरी में पढ़ाई करोगे और मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं मिल सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। बोर्ड में मिल भी सकता है, बोर्ड में मिल सकता है, बोर्ड में मिलना थोड़ा पॉसिबल है, बट हम तैयारी तो बड़ी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पहले दिन से लेना है इतना, ठीक है। डे 1 से आपको होमवर्क की हैबिट लगनी है। यस प्रथमेश, आज से, यस। सेंगेज की जो बुक है, ये सेंगेज की भी बुक आपको दी जाएगी, लेकिन सेंगेज की बुक भी अगेन चैतन्यास के बुकलेट के जैसे बहुत बड़ी है, बहुत सारे पार्ट्स है, तो उसकी हर बुक आपको नहीं दी जाएगी। जैसे चैतन्यास में मेनली मैकेनिक्स के लिए आप सेंगेज यूज करोगे, बाकी इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स के लिए सेंगेज की यूज करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। होमवर्क के लिए सेपरेट नोटबुक डालनी है क्या? कुछ लोग करते हैं स्टूडेंट्स, उसका बेनिफिट होता है। कुछ लोग अलग से सेपरेट नोटबुक करते हैं होमवर्क के लिए, लेकिन आप डेली का डेली होमवर्क करते हो तो नोट्स के साथ ही आपकी रहे होमवर्क तो भी चलेगा। इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपने अलग नोटबुक करनी चाहिए होमवर्क के लिए, ठीक है। इट इज नॉट कंपल्सरी मेरी तरफ से, मेरे सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स के लिए इट इज नॉट कंपल्सरी। आज का कंसेप्ट पढ़ा, उसी के आगे उसके न्यूमेरिकल्स होमवर्क कर लिए तो भी चलेगा। लेकिन जब आप अगर होमवर्क करना रह जाएगा ना, आप पेंडिंग रखोगे तो तकलीफ जाएगी, फिर आपको अलग नोटबुक की हेल्प हो सकती है, इन केस कुछ दिन बीमार हो गए वगैरह ना, तो नोट्स नहीं बन पा रही है, तो होमवर्क किस में करना है, क्या करना है, तो तब तो आपको अलग नोटबुक से हेल्प हो, तो ये इसमें आपको हम फ्रीडम दे सकते हैं। मेरे सब्जेक्ट में आपको दोनों के अलग करेंगे तो भी चलेगा, सेम करेंगे, लेकिन भाई फिजिक्स में केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स मत घुसाना प्लीज। कोई ऐसा मत करना एक ही सब्जेक्ट में दूसरा सब्जेक्ट घुसा रहे हो, प्लीज डोंट डू दैट। अच्छा चलो, अब मैं एक कलर चेंज करके आपको बताता हूं कि जो मेन बुक हम रेफर करने वाले हैं, कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, इसमें टोटल कितने चैप्टर्स है और इसमें से कौन से चैप्टर्स, कितने चैप्टर्स 11th में हम स्टडी करेंगे, 12th में स्टडी करेंगे 2 साल में, और टोटल एक मैं ब्रेक करता हूं सस्पेंस, टोटल 47 चैप्टर्स है इस ग्रीन कलर इस बुक में, कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में, ठीक है। जिसमें इंट्रोडक्शन के 2 चैप्टर्स है, बेसिक इंट्रोडक्शन के पहले 2 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1 एंड 2, ठीक है। मैकेनिक्स के 12 चैप्टर्स है स्टूडेंट्स, आपका पूरा उसमें ग्रेविटेशन भी आ गया है ना, न्यूटन्स लॉज आ गया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। यस बच्चों, डीसी पांडे और ये सब जो बुक है, ये हाई लेवल की बुक्स है। ये जब आप एक चैप्टर बहुत डेप्थ में करेंगे तो ये एचसी वर्मा खत्म करने के बाद करना है, डीसी पांडे, ये सब बुक्स के नाम है, बिल्कुल सही है।
ठीक है, लेकिन ये बुक्स हर स्टूडेंट को परचेस करनी नहीं है। ओके, और ये डीसी पांडे की बुक ने यहाँ एक बात ध्यान रखो, ये कुछ लोग जो नाम ले रहे हैं, इरोडोव का नाम लिया, डीसी पांडे का नाम लिया, इनका मेडिकल स्टूडेंट से कोई संबंध नहीं है। ये जो बुक है टफ इंजीनियरिंग के लिए, आईआईटी जाने के लिए, जेडब्ल्यू एडवांस करने की बुक है। डीसी पांडे भी और आई इरोडोव भी, तो इसके नाम मैं यहाँ नहीं लेने वाला कॉमन में, जब जेई की बैच अलग करेंगे ना तब इसका नाम लेंगे। आज मुझे इसका नाम लेना जरूरी नहीं है, कुछ लोगों को ऑलरेडी पता है, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन एच सी वर्मा की जो बुक है, एच सी वर्मा की जो बुक है, ये बुक इवन मेडिकल स्टूडेंट्स रेफर करते हैं बेसिक्स के लिए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स की बुक है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बुक है। एच सी वर्मा की स्टूडेंट्स, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भी भेज दूंगा, तो परचेस करना जरूरी है क्या? नहीं है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट बुक है कि सभी लोग, स्पेशली जेई वाले सब बुक लोग तो उसकी हार्ड कॉपी भी परचेस करके रखते हैं। पिछले साल तो मुझे याद है अकेडमी की तरफ से वो बुक प्रोविजन में था, तो आई बिलीव इस साल भी होगा। तो आपको जो है ना, कुछ टीचर्स जो उसके इंचार्ज है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के, वो आपको बताएंगे, तो आप घाई नहीं करना है आपको। आपको अभी के लिए तो सॉफ्ट कॉपी मैं खुद होमवर्क दे दूंगा उसमें से, तो आपको सॉफ्ट कॉपी होगा, उसका इमेज मिल जाएगा होमवर्क का, आप बिंदास्त रहिए। यहाँ पे मैक्सिमम टीचर्स जो भी चीजें आपको बुक्स है ना उसका सॉफ्ट कॉपी में भी प्रोवाइड कर देंगे। जब तक ऑनलाइन चल रहा है तब तक तो आप सॉफ्ट कॉपी से भी काम चला सकते हो। तो अभी आपको ये पेज नोट करना है स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा रुकने वाला हूँ, आपको बुक्स के नाम नोट करने हैं, और ये पेज में कितने कितने चैप्टर्स है ये नोट करना है आपको। मैं धीरे धीरे ये टेबल कंप्लीट करूंगा, 47 चैप्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ कंप्लीट करूंगा, ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन। अरे नहीं स्टूडेंट्स, अभी मैंने आवाज कुछ आई नहीं रही है, मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ तो आवाज नहीं आएगी ना, डोंट वरी। 2 मिनट से मैं कुछ नहीं, 1-2 मिनट से मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं पॉज कर रहा हूँ और आपको ये लिखने के लिए समय दे रहा हूँ। मी स्वतःलाच म्यूट केलं होतं, सो डोंट वरी, आय एम अगेन म्यूटिंग माय सेल्फ फॉर अ मिनिट. येस.
वेव्स में जो है स्टूडेंट्स, दो है कि तीन चैप्टर है। आपने एक ध्यान दिया होगा, वेव्स के ब्रैकेट में मैंने 2+1 लिखा है और लाइट के ब्रैकेट में 6-1 लिखा है। ये -1 और +1 क्यों किया है स्टूडेंट्स? क्योंकि एक चैप्टर उसमें कॉमन आता है, लाइट वेव्स ही चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो अगर वेव्स में आप लाइट वेव्स का चैप्टर काउंट करते हो तो वेव्स के 3 बन जाएंगे, लाइट के 5 बन जाएंगे। वैसे वो चैप्टर कॉमन है, दोनों में आप इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन मैं दोनों में इंक्लूड करता तो चैप्टर का नंबर 1 से बढ़ जाता था ना, 48 हो जाता था। तो इसलिए मैंने वो एज इट इज ब्रैकेट में उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। ब्रैकेट छोड़ के आप टोटल करेंगे तो आपको देखो एग्जैक्ट 47 टोटल आनी चाहिए। What are we going to learn in modern physics? आज जो नाम लिए थे ना स्टूडेंट्स ने, इलेक्ट्रॉन्स का नाम लिया था, तो पार्टिकल्स आप स्टडी करने वाले, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, सब न्यूक्लियॉन्स, और थोड़ी सी जानकारी ऑफ अदर पॉजिट्रॉन्स एटसेट्रा जो न्यूक्लियर फिजिक्स में आता है। तो पूरा न्यूक्लियस का स्टडी और इलेक्ट्रॉन्स का स्टडी आप करने वाले हो, क्वांटम थ्योरी का स्टडी आप करने वाले हो, आइंस्टाइंस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तक आप जाने वाले हो। देन आप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आप उसमें स्टडी करते हो स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आप स्टडी करते हो, ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, जिन चीज से आपका मोबाइल फोन और कंप्यूटर्स बनते हैं, वो चीजें भी आप मॉडर्न फिजिक्स में स्टडी करने वाले हो, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है। लॉजिक गेट्स का स्टडी भी उसमें आता है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में लॉजिक गेट्स का भी स्टडी आता है, वेरी करेक्ट। Sharvil Gadkar is asking, so what is the difference between JEE and MHTCET? And somebody is asking the difference between JEE and NEET for physics. Okay, that's a brilliant question, very important question for these all of you students. ये सबका नोट हो गया होगा स्टूडेंट्स। इसमें से मैं एक चीज हाईलाइट कर दूं, फिर आपका जवाब देता हूं। मैं एक रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, आप ध्यान देना। 47 का आधा कितना होगा स्टूडेंट्स? 47 का हाफ कितना होगा? टाइप करो जल्दी से, सिंपल कैलकुलेशन आपका 23.5 होगा, ठीक है। अब ये एडिशन आप कर लो, करेक्ट। मैकेनिक्स के कितने चैप्टर्स है देखो, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कितने चैप्टर्स है आप देखो, एड इट अप, मैकेनिक्स प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 24, या आधे से ज्यादा सिलेबस, राइट। तो मेजॉरिटी आप 11th स्टैंडर्ड में जो है वो मेजॉरिटी आप मैकेनिक्स स्टडी करने वाले हो, और मेजॉरिटी आप 12th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टडी करने वाले हो। साथ साथ में बीच बीच में एक दो महीने के, एक दो दो महीने में आप वेव्स पढ़ लोगे, आप एक दो महीने में हीट पढ़ लोगे, है ना, आप एक दो महीने में लाइट पढ़ लोगे, है ना, आखिरी के एक दो महीने में मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लोगे। लेकिन मेजॉरिटी महीनों महीनों आप आधे से ज्यादा साल मैकेनिक्स पढ़ने वाले हो 11th में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप 12th स्टैंडर्ड में आधे से ज्यादा साल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने वाले हो। तो ये चीज सुपर 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बहुत कुछ आ गया स्टूडेंट्स, ओके, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल, ग्रेविटेशनल मोशन, पावर, वर्क, एनर्जी, फ्लूइड्स, इलास्टिसिटी, यू नो, ये सब चीजें आ गई, फोर्सेस, न्यूटन्स लॉज, फ्रिक्शन, काइनेमेटिक्स, बहुत चीजें आती है, ओके, बहुत बहुत चीजें आती है, ओके। ये है चैप्टर नंबर, एच सी वर्मा के मैं बोल रहा हूं, चैप्टर नंबर 3 to 14, चैप्टर नंबर 3 से 14 तक, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 to 14 ऑफ
HC वर्मा बुक। एंड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है चैप्टर नंबर 29 to 40, ये सेकेंड पार्ट में आता है, सेकेंड पार्ट में आता है। ठीक है, तो आप अभी इसका आपको टेंशन नहीं लेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, बट मैकेनिक्स हम इसी साल करने वाले हैं। नाही 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 नाही, श्रद्धा आणि समृद्धी हे टोटल मिळून आहेत. बघा ना, पूर्ण आलं ना, बेसिक इंट्रोडक्शन पासून मॉडर्न फिजिक्स पर्यंत आलं. हे पूर्ण 11वी प्लस 12वी बद्दल बोलतोय मी. 47 चॅप्टर हे पूर्ण मिळून आहेत बेटा, 11वी 12वी मिळून आहे. राईट, हा, सो यू डोंट हॅव टू वरी अबाउट दॅट. येस. अरे तन्वी परत परत विचारताय की तिसऱ्यांदा तू टाईप करतेस. तन्वी मी थोडं बोललो याच्याबद्दल ना, की कन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स ही बुक नीट साठी कंपल्सरीली इम्पॉर्टंट नाहीये. नीट साठी सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट आहे आपलं एनसीआरटीचं टेक्स्टबुक. परंतु एनसीआरटीच्या टेक्स्टबुक मध्ये न्यूमरिकल क्वेश्चन्स कमी असतात. न्यूमरिकल क्वेश्चन्स कमी, सॉल्व्ड एक्झाम्पल आणि अनसॉल्व्ड थोडेसे असतात, परंतु कमी असतात. म्हणून क्वेश्चन्सची प्रॅक्टिस होण्यासाठी चैतन्यच बुकलेट ही तुम्हाला जास्त महत्वाची आहे. आणि काही टीचर्स कन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स मधून पण होमवर्क देतात अलॉंग विथ मेडिकलची चैतन्यच बुकलेट. तर कन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स हे परचेस करणं किंवा सॉफ्ट कॉपी पण वापरणं कंपल्सरी नाहीये. जितकं थोडंसं होमवर्क दिलं जाईल बस तितकंसं तुम्हाला करायचंय. ठीक आहे, म्हणजे मी म्हटलं जर जेईचे स्टुडंट कन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स हे पुस्तक लाईक 100% करतील, तर मेडिकल स्टुडंट्सना फक्त 20-30% करायचं आहे. 30%, 40% मॅक्सिमम तितकंच ते पुस्तक करायचं. त्यातले प्रश्न सगळे नाही करायचे आहेत. ओके, येस येस. नाउ शर्विल गडकर, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द सिलेबस ऑफ JEE? हा, याच प्रश्नावर मी येतोय. अँड टुडे वी विल एंडिंग मेनली विथ दिस चॅप्टर, दिस आन्सर. आणि मग आज होमवर्क राहणार आहे. आजचं होमवर्क पण मी तुम्हाला सांगणार आहे. आजचं होमवर्क पण तुम्हाला करायचं आहे. ठीक आहे, पहिल्या दिवसापासून आपल्याला प्रॅक्टिस लावायची आहे. 1.5 तास अभ्यास करण्याची, एका विषयाचा 1.5 तास अभ्यास करण्याची प्रॅक्टिस करायची आहे. ठीक आहे. JEE और नीट या दोन्ही एक्झाम आपण एका कॅटेगरीत करू शकतो. स्पेशली JEE मेन्स बद्दल बोलतोय आपण. ओके, JEE मेन्स आणि ऍडव्हान्सचा काय फरक आहे त्याच्याबद्दल आपण कधीतरी नंतर चर्चा करूया. JEE मेन्स आणि नीट या दोन्ही एक्झाम वर्सेस MHT CET एक्झाम. Let us look at the differences or similarities between these two. These exams have full 11th plus 12th syllabus. JEE and NEET have full 11th plus 12th syllabus, whereas MHT CET has maximum majority 12th syllabus. आधी तर MHT CET मध्ये फक्त 12th स्टँडर्डचा सिलेबस असायचा, पण आता थोडासा 11th स्टँडर्डचा. अप्रॉक्सिमेटली 80% क्वेश्चन्स हे MHT CET मध्ये 12व्या वर्गाचे येतात. ओनली 20% आर फ्रॉम 11th स्टँडर्ड. ठीक आहे, तर सिलेबस कमी जास्त आहे. दिस इज फर्स्ट डिफरन्स. ठीक आहे, सिलेबस कमी जास्त आहे, फर्स्ट डिफरन्स. सेकंड डिफरन्स आहे पॅटर्न मध्ये. This is very important difference. Here you are having per question, if there is a JEE exam, you are having approximately 2 से 2.5 मिनट. एडवांस में 3 मिनट है, मैं एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं, अप टू 3 मिनट्स, बट 2 से 2.5 मिनट तक का टाइम आपको पर क्वेश्चन मिलेगा. एवरेज टाइम अपन बोल रहे हैं. नीट में भी आपको 1 से 1.5 मिनट मिलेगा. ठीक है, एक्सेप्ट बायो. ठीक है, बायोलॉजी में आपको
you need to give more questions are there. तो बायोलॉजी में लेस देन 1 मिनट, बायो के क्वेश्चंस को 1 मिनट से ज्यादा लगता नहीं है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री को आपको 1 से 1.5 मिनट का टाइम रहेगा, ठीक है। एग्जैक्ट सेकंड में भी आपको बताएंगे हम, पैटर्न के नंबर से बताएंगे, तो वी विल बी हैविंग टेस्ट अकॉर्डिंग टू दैट, बट अभी आपको अप्रॉक्स समझने के लिए ना कि कहाँ स्पीड की आपको कम ज्यादा जरूरत पड़ रही है। बट MHT CET इज अ डिफरेंट एग्जाम। MHT CET में पर क्वेश्चन आपको टाइम इज लेस देन 1 मिनट फॉर ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स। तो दैट मेक्स द पैटर्न स्लाइटली डिफरेंट, ये एक मेन डिफरेंस है। जब JEE का फिजिक्स का क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है, आप 2 मिनट उसका न्यूमेरिकल को ले सकते हो, कभी कभी 2.5 मिनट भी ले सकते हो, चलेगा। जो टफ क्वेश्चन उसको 2.5 मिनट ले लोगे, कोई कोई इजी क्वेश्चन आपका 1-1.5-2 मिनट से कम टाइम में हो जाता है। लेकिन MHT CET में आप कोई क्वेश्चन को 2 मिनट दे ही नहीं सकते। स्पीड तो सिलेबस कम है, लेकिन आपकी ज्यादा स्पीड एक्सपेक्टेड, मोर स्पीड इज एक्सपेक्टेड। तो मोर स्पीड कैसे आती है? को हर चीज का फॉर्मूला एकदम अच्छे से लर्न होना चाहिए और क्विक कैलकुलेशन रफ वर्क में वगैरह करके आने चाहिए। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल स्पीड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे लेटेस्ट से कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैटर्न इज डिजाइन इन सच अ वे कि ऑल कॉन्सेप्ट्स, पूरे 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट्स एंड देयर नाइस एप्लीकेशंस आपको इंपॉर्टेंट है JEE नीट में। वेयर एज MHT CET में है कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन तो है ही, नहीं है ऐसा नहीं है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्पीड को। ओके शर्विल, and every other student also must have understood this now, ये याद रखना है। चलो, का वेटेज कैसा रहेगा? जिस तरीके से मैंने HC वर्मा में से दिया ना, उसी तरीके से चैप्टर्स का वेटेज रहेगा JEE में, ठीक है। मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मिला के आधे से ज्यादा हो जाएगा। क्या महाराष्ट्र बोर्ड के फ्लूक लेनी चाहिए? केमिस्ट्री के लिए कंपलसरी है, फिजिक्स के लिए कम बार हम इसे होमवर्क देंगे, रेयरली आपको पड़ेगी, बट केमिस्ट्री के लिए 100% जरूरी है। बायो के टीचर्स को आप एक बार सवाल फिर से पूछ लेना। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे नॉलेज के हिसाब से बायोलॉजी के लिए भी बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स के लिए जीरो जरूरी, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैथमेटिक्स के लिए बिल्कुल एनसीईआरटी की जरूरी नहीं है, और फिजिक्स के लिए थोड़ी सी जरूरत है, ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। बट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी बहुत बहुत जरूरी है। हार्ड कॉपी नहीं लोगे अभी के लिए, सॉफ्ट कॉपी से शुरू में काम चला लीजिए, कोई बात नहीं। सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाती है, फ्रीली अवेलेबल है, और आपको भी यहाँ देंगे, एज ए फॉरवर्ड की जाएगी, ग्रुप्स में भी मिल जाएगी आप मांगोगे तो। यस, वर्क पे आते हैं। वी आर एंडिंग द टाइम हियर। तो आज का होमवर्क, फिजिक्स में आप कैलकुलेशन करने के लिए कई बार आपको 10 to the power 2 into 10 to the power 5 क्या होगा यूनिट्स कन्वर्शन के लिए जरूरत पड़ेगी। ऑफ इंडाइसेस, ये महाराष्ट्र बोर्ड के आप स्टूडेंट्स हो तो 8th स्टैंडर्ड के मैथ्स के बुक में था, 8th स्टैंडर्ड मैथ्स के बुक में लॉज ऑफ इंडाइसेस याद आ रहा है? कुछ a raised to m, a raised to n, ऐसा कुछ आ रहा है? ये सब लॉज ऑफ इंडाइसेस आपको लिख के लाने हैं विथ 2 एग्जाम्पल्स ईच। हर लॉ के 2-2 एग्जाम्पल्स आपको लिख के लाने हैं, आपकी चॉइस। बुक में से लिखो, खुद बना के लिखो, सही तरीके से 2-2 एग्जाम्पल आपको लिख के लाने हैं। ये फर्स्ट होमवर्क है आपका, ठीक है। ये होमवर्क को आपको आधा घंटा भी नहीं लगेगा, 30 मिनट्स लग सकते हैं, 30 मिनट्स का होमवर्क, ठीक है।
एंड रिमेनिंग 1 आवर का और फिजिक्स का आज का जो आपका होमवर्क है वो 2 टॉपिक्स अपन चूज करते हैं। पहले तो देखो, मास वेलोसिटी एक्सेलरेशन वाला जो मोशन का चैप्टर होता है वो, और एक लेते हैं अपन ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब लाइट वाला जो है, लेंस, मिरर, ये तो मोशन से रिलेटेड सब कुछ इसमें सब आ जाएगा फिर। हाँ, ग्रेविटेशन भी आ जाएगा, ये सब ये आपको मेनली मिलेगा 9th स्टैंडर्ड के फिजिक्स। चलो, नाउ कैन यू हियर मी स्टूडेंट्स? चलो, वे वेरी लकी। आज आपके पूरे 1.5 घंटे के लेक्चर में कहीं वॉइस ब्रेकिंग नहीं हुआ, लास्ट में हुआ, तो इट्स फाइन। यस, इट वाज अ नेट इश्यू फ्रॉम माय साइड फर्स्ट टाइम। तो थोड़ा सा ब्रेक हुआ लास्ट में। मैंने ये बोला स्टूडेंट्स, मोशन और ऑप्टिक्स के आपको ये सब फॉर्मूले लिख के लानी है। टुमारो मैं ये सब फॉर्मूले डिस्कस करूंगा डिटेल में। यस, बुक्स आपको आज ही मिलना शुरू हो जाएगी। आज ही आपको सॉफ्ट कॉपी वाली बुक्स मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन आज जो होमवर्क आपको मिला है वो 10th तक का है बच्चों, तो उसके लिए आपको 11th 12th की बुक मांगना नहीं है। 11th 12th के बुक्स में से का होमवर्क आपको कुछ दिनों बाद मिलेगा, 10-15 दिनों बाद हो सकता है। मेरे सब्जेक्ट में तो 10 दिन बाद मिलेगा आपको, ठीक है। पहले 10 दिन तक आपका होमवर्क ये नया 11th का कम रहेगा, पहले का ही ज्यादा रहेगा। टुमारो ऑल मोशन एंड ऑप्टिक्स वाले फॉर्मूले का डिस्कशन, ठीक है। चलो, सी यू टुमारो स्टूडेंट्स।